याद करो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का ये आपका पहला चैप्टर, याद रखना कि जो केमिस्ट्री का आपका है, केमिस्ट्री, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, CH फर्स्ट। और इसमें हम लोग को पढ़नी है ठोस अवस्था, ठीक है। तो ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अवस्था क्या होती है, ठीक है। अवस्था देखो कि हम लोग अगर पदार्थ की बात करें, पदार्थ, तो पदार्थ आपका मूल रूप से 3 अवस्था में पाया जाता है। नहीं, पदार्थ की अगर अवस्था की हम लोग बात करें तो ये आपका पहला ठोस होता है, द्रव होता है और एक गैस होता है। अगर कोई पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की आपका 3 अवस्था होती है। बट पदार्थ किसको कहते हैं? तो पदार्थ जिसमें जगह घेरने की क्षमता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, जिसमें कुछ आयतन हो, वो आपका पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का मतलब होता है सब्सटेंस यानी कि मैटर, मैटर, ठीक है, पदार्थ है। और ये पदार्थ रह कितना अवस्था में सकता है? तो ठोस, द्रव और गैस। नॉर्मल भाषा में यानी कि मुख्य रूप से ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, हाँ, एक और होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वो हम लोग को नहीं जानना है। हम लोग को मेन अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग को ठोस पढ़ना है। लेकिन इस ठोस पढ़ने से पहले थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग सब पे कर लेते हैं। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के तो हम लोग विस्तार रूप ही पढ़ेंगे, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। इस पे आते हैं हम लोग, पहले द्रव पे आते हैं। द्रव नॉर्मल भाषा में अगर देखा जाए तो द्रव उसको कहते हैं जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो। तो बहने की प्रवृत्ति तो गैस में भी होती है, बट द्रव उसको कहेंगे जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो प्लस निश्चित आयतन हो, ठीक है। यानी कि द्रव जो होता है उसका आपका आयतन होगा निश्चित, निश्चित आकार भी होगी निश्चित, सॉरी, हाँ, अनिश्चित आकार, अनिश्चित, अनिश्चित, ये होगी बच्चों वाली परिभाषा। नहीं, गैस किसको कहते हैं? तो जिसको में दोनों कहानी गुल हो, यानी कि आकार भी अनिश्चित हो, आकार अनिश्चित, और आपका आकार भी जो होगा वो भी आपका अनिश्चित होगा। ओ, गलती लिख रहे हैं, आयतन, अब ठीक है। आकार भी आपका अनिश्चित है और आयतन क्या बुलाता है, आकार भी आपका अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। और एक चीज इसमें समझिए कि ये आप बचपन से ही जानते आ रहे हैं, ठीक है। ये बात आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गैस उसको कहते हैं जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, ठोस उसको कहते हैं जिसमें दोनों निश्चित हो, द्रव उसको कहते हैं जिसको में निश्चित आयतन हो बट आकार अनिश्चित हो, ठीक है। तो यहाँ पास देखोगे तो निश्चित और इसमें अनिश्चित। तो अनिश्चित कौन सी होगी? तो अनिश्चित आपका देखोगे तो इसमें, हाँ, अनिश्चित आकार होगा, आकार, और निश्चित क्या होगा? तो आयतन। आयतन भी मैंने समझ जाओगे, वॉल्यूम और आयतन, ठीक है। ये आकार आपका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित। देखो इसको कहने का अर्थ क्या होता है ना, कि निश्चित आयतन कहने का अर्थ है कि यदि आप 1 गिलास पानी लेते हो तो उस 1 गिलास पानी को आप जहां भी रखिए, लोटा में रखिए, मग में रखिए, बाल्टी में रखिए, वो 1 गिलास पानी बाल्टी के आकार ले लेगा, लोटा के आकार ले लेगा। बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पूरा लोटा को भर देगा, नहीं होता है। जितना आपका पानी गिलास में आता है वही गिलास का पानी लोटा में भी रहेगा, बाल्टी में भी रहेगा, मग में भी रहेगा। लेकिन वहाँ पास अंतर ये हो जाती है कि अगर आप पानी को मग में डालिएगा तो मग की आकृति ले लेगा। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। गैस क्या है कि इसको अगर देखा जाए तो दोनों एक अनिश्चित रहता है, ना इसका फिक्स आयतन है और ना ही इसका आकार है। आप इस गैस को जिसमें डालिए उसी की आकृति ले लेगी।
और प्लस जिसमें इसको डाल करके छोड़ दिया जाए उसको पूरी तरह से भर दिया जाता है। अगर 1 लीटर आयतन वाली गैस है कोई भी, और उस 1 लीटर आयतन वाली गैस को आप एक पूरे रूम में भी भर सकते हो और एक छोटी सी पात्र यानी बर्तन में भी भर सकते हो उसी गैस को, तो वहाँ पास क्या हो रही है, उसकी आकार उस बर्तन के आकार की हो जाएगी और उस बर्तन में अट भी जाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिलेंडर गैस, नहीं है, जो सिलेंडर गैस टंकी आता है वो 14 kg का रहता है, लेकिन बताओ तो कि जो 14 kg वाला जो टंकी होता है, क्या उस टंकी से पूरे गैस को अगर हम निकाल दें तो पूरे रूम में फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है? जहाँ पास भी आप माचिस बारो आग लग जाएगी। इसका मतलब कुछ ही है कि अगर इस रूम में पूरे जगह में अगर भरल नहीं रहता तो जहाँ भी माचिस मारेंगे आग लग जाएगा? कहीं नहीं लगेगा। तो इससे यही ना साबित होता है कि हम रूम में रख करके पूरे रूम की आकृति को दे दिए। ऐसा थोड़ी ना कि रूम में भर दिया, वापस अलमारी है तो उस अलमारी में माचिस मारेंगे तो उसमें आग नहीं लगेगा, यहाँ पास लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर नहीं है तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड परिभाषा होता है जो हम लोग को पढ़ना है, वो परिभाषा हम लोग 2 तरह से देते हैं। पहला अंतराण्विक बल, अंतराण्विक होता है, अंतराण्विक बल, और एक आपका होता है अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी। देखो यहाँ पास स्टूडेंट गलती क्या करता है कि इसको और इसको समझ नहीं पाता है वो अच्छी तरह से, बस आगे वाला हिस्सा देखता है अंतराण्विक और बस टिक लगा देता है। अरे दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया वर्ड है। अंतराण्विक बल का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। जैसे इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप के पास यहाँ पास एक कण है, ठीक है, और एक कण यहाँ पास है, ठीक है। तो एक कण जो है ना, इस कण पर बल लगाएगा और ये भी कण पता है इस कण पे बल लगाएगा, अच्छी तरह से पता है आपको। तो अगर एक कण इस पे बल लगा रहा है और एक कण भी इस पे बल लगा रहा है तो इस पे लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक बल, इंटरनल फोर्सेस, IF, या अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। अट्रैक्शन में आकर्षण होता है, ठीक है, इसको लोग इंटरनल ही बोल सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस। और इसके बीच की जो दूरी होती है, कणों के बीच की दूरी, जैसे यहाँ कुछ ना कुछ मान के चलो d होगा, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ना, तो इस दूरी को हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक दूरी। तो यहाँ पर समझना ठीक से कि जिस कण में अंतराण्विक दूरी जितना अधिक होगा उसका अंतराण्विक बल उतना ही कम होगा। मतलब कि अंतराण्विक बल और अंतराण्विक दूरी एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि अगर एक का मान बढ़े तो दूसरा का मान स्वतः घटेगा, ठीक है। तो इस आधार पे अगर हम इस दोनों को डिफाइंड करना चाहें तो जो द्रव होता है उस द्रव के बीच की जो कण होती है, उन कणों के बीच में अंतराण्विक बल इस गैस के कणों के बीच के अंतराण्विक बल के तुलना में अधिक होता है, ठीक है। बल अधिक होगा, जाहिर सी बात है कि अगर बल अधिक होगा तो दूरी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पास से इसमें द्रव में हम कह सकते हैं ऐसे कि इसका जो अंतराण्विक दूरी होता है वो कम होता है और अंतराण्विक बल जो होता है वो अधिक होता है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं अंतराण्विक बल अधिक किसमें, द्रव में, और दूरी कम। और जबकि गैस में क्या होता है कि इसमें अंतराण्विक बल होता ही नहीं है। अगर अंतराण्विक बल कोई पूछ दे गैस में, जी नहीं, गैस में नहीं होता है। और जिसका गैस में अगर अंतराण्विक बल लगेगा ही नहीं तो बताओ तो क्या इसका दूरी थोड़ा सा होगा? तो बहुत हो सकता है। मतलब जितना जगह मिलेगा कोशिश करेगा कि हम फैल जाए, तो इसको हम लोग गैस बोलते हैं। और इसके अलावा एक आपका प्लाज्मा है, ठीक है।
देखिए प्लाज्मा पर अगर हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसका 2-4 मिनट इस पर चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमारा सिलेबस में तो पढ़ना है नहीं, ठीक है। प्लाज्मा पे हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, कहा कि फिर आगे तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं प्लाज्मा के बाद, तो आगे जब पढ़ना ही नहीं है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को तो चैप्टर पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, ठोस पढ़ना है, ठोस पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। प्लाज्मा की अगर हम बात करें, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा देखा जाए तो जनरली सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। पदार्थ की आपका जो चौथा स्टेट है, सॉरी हाँ, चौथा अवस्था जो है स्टेट, वो आपका प्लाज्मा। और प्लाज्मा वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा हीट। जैसे इसको समझते हैं हम लोग ऐसे, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ ठोस है, ठोस, ठीक है, और इस ठोस को गर्म कर दें हम, डेल्टा देखो यहाँ पास हम हीट का साइन लगा दे रहे हैं, यहाँ पे से एच डाल देते हैं, ठीक है, एच मैंने हीट। जैसे ही ठोस को हम गर्म करेंगे तो किसमें पिघल करके हो जाएगा, द्रव बन जाएगा, यानी कि ये आपका द्रव हो जाएगा। और द्रव को और हीट करें तो ये आपका गैस हो जाएगा। अब बताइए तो क्या आगे हम लोग बढ़ सकते हैं? बताइए, बढ़ सकते हैं? अच्छा, बढ़ ही नहीं सकते हैं तो प्लाज्मा बन ही नहीं सकता है। अगर गैस जिस टेम्परेचर पे बन रहा है, गैस को और गर्म कीजिए, और गर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म कीजिए, तब जो अवस्था मिलता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा, इसको और हीट कीजिए, बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, देखो वेरी वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, तब जाकर के कौन सी अवस्था मिलती है हमें, प्लाज्मा मिलती है। अब बताइए कि पृथ्वी पर इसको संभव है संभव है, लेकिन ऐसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में अगर देखोगे तो प्लाज्मा नहीं मिलेगा। ये आपको सन के चारों तरफ मिलता है। जैसे मान लो कि यहाँ पास सूरज है, ये आपका सूरज देवता है, बहुत ही मुस्कुराते हैं, अरे सूरज हाइट रहे हैं लगता है ना, हाँ अभी ठीक है। अगर इस सूरज की बात करें तो बताइए तो सूरज के पास इतना ज़्यादा गर्मी होता है, इतना ज़्यादा गर्मी होता है, इसके आसपास में इतना ज़्यादा हीट होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ इस अवस्था में रह ही नहीं सकता है। इसके आसपास में कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में रह ही नहीं सकता, गैस में भी नहीं रह सकता। अगर आप सोच रहे हो कि ठोस के इस सन जो है सन, इस सन के आसपास में ये जो अवस्थाएं होती है, गैस होती है, तो जी नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस ठोस के नज़दीक में जितना भी आपको अवस्था मिलेगी वो प्लाज्मा होता है, क्योंकि ठोस सूरज के पास इतना ज़्यादा गर्मी होता है, इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि वहाँ गैस भी नहीं रह सकता है। गैस का भी एक निश्चित टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर से अगर आप ऊपर जाओगे तो गैस से किस में चेंज हो जाता है, प्लाज्मा में। जैसे अभी हम दिखाएं कि ठोस से को अगर हम हीट देंगे तो द्रव में चेंज करेगा, द्रव को और हीट देंगे तो गैस में, और गैस को और हीट देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा में चेंज होता है। प्लाज्मा की बात नहीं, ये आपका क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, एक पदार्थ की अवस्था होती है, और इस अवस्था को आप हीट दे करके या वैद्युत ऊर्जा दे करके, बहुत ज़्यादा वोल्टता दे करके, इसको हम लोग दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक पहला प्राप्त करने का मेथड क्या आपका, हीट से, ठीक है, और दूसरा उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, मतलब हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। और ये दोनों जब हम किसी गैस में प्रवाहित कर देते हैं या दे देते हैं, तब जो अवस्था बनती है उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से प्लाज्मा तुम लोग को भुलाना नहीं चाहिए। प्लाज्मा का ही देन है कि जितना रंग बिरंगी खूबसूरत चीजें होती है वो प्लाज्मा के देन होता है। प्लाज्मा चमकता है, रंगीन होता है। अगर इस प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये आपका एक रंगीन होता है, प्लाज्मा रंगीन। इसी वजह से पता है जो नॉर्मल टीवी आता है 20,000 22,000 में आ जाता है,
एकदम नॉर्मल टीवी, मतलब अच्छा जैसे आपका जो मेन ब्रांड वाला है वो आ जाता है। लेकिन इस जो प्लाज्मा टीवी होगा ना, प्लाज्मा, उसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, आपको लाख रुपया के पार मिलेगा। खाली नाम पर बिकता है प्लाज्मा, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत अच्छा रंग दिखाता है प्लाज्मा, बहुत बेहतरीन रंग दिखाता है। और इस वजह से इसका रंगीन टीवी जो टीवी होती है उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्लाज्मा में फिगर बहुत अच्छा बनता है। और फिगर बनने का मेन क्या कारण क्या होता है कि प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। प्लाज्मा में जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो रंगीन हो जाता है, जहाँ से उठेगा वहाँ पास रंगीन हो जाता है। जैसे यहाँ पास होता क्या है कि यहाँ गैसीय अवस्था नहीं रहती है, इतना ज़्यादा इसके परमाणु में, मतलब कि जो परमाणु इसके आसपास जो कण मौजूद होते हैं उसके कण में इतना ज़्यादा ऊर्जा मिलता है कि इसके कण से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्सर्जित होने लगते हैं इस तरह से। अब बताओ ना कि चारों तरफ अगर खाली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर का जो कण है वही मतलब उत्सर्जित हो जाए सगरों से, तो एक बादल जैसा छा जाएगा कि नहीं। तो वो बादल जैसा जो आकृति छाता है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इसको प्लाज्मा बोलते हैं। और ये आपको पृथ्वी पर भी देखने को मिलेगा। और पृथ्वी पर कहाँ देखने को मिलेगा, डिस्को लाइट देखते हो, डिस्को लाइट, अरे कहीं 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 डीजे पर ऊपर बंधल रहता लाइट हुआ, या कहीं अगर प्रोग्राम हो रहा है डांस प्रोग्राम, तो जहाँ नाचित रहता है ओकर आगे से देखना एगो लाइट मारता रहता है, फॉक्स होता है, तो वो आपका रियली में प्लाज्मा होता है, डिस्को लाइट। तो उसमें होता क्या है ना कि देखो अभी हम लोग, अब बताओ तो वहाँ पास आदमी सोच सकता है कि वहाँ पास क्या बोलता है लोग कि हम लोग हीट से उत्पन्न कर सकते हैं प्लाज्मा। तो हीटे वो थोड़ा ना उत्पन्न कर सकते हैं, हम लोग तो वोल्टता दे करके भी कर सकते हैं, हाई वोल्टेज दे करके भी कर सकते हैं। तो याद कीजिए कि उसके अंदर में जो गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था, उस गैसीय अवस्था में प्रवेश करा दिया जाता है हाई वोल्टेज को, डिस्को लाइट वाला में। और हाई वोल्टेज जैसे ही इसे प्रवाहित होगा तो ये जो है ना उच्च वोल्टता के कारण चेंज हो जाता है किस में, प्लाज्मा में। और यही प्लाज्मा आपको पूरा कलरफुल चमकता है। बहुत तीक्ष्ण लाइट होती है इसकी, बहुत भयंकर। अगर आँख पर मार देगा ना तो आँख आपको बहुत नुकसानदेह, मतलब प्लाज्मा जो लाइट होती है आपके आँख के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। कभी कभी देखो मरकरी, अब तो वाला चलता नहीं है, अब तो जनरली ये वाला ट्यूब आ गया है आपका नहीं, लेकिन वो जो 40-45 पे में जो ट्यूबा देता था ना, अरे जेकरा में एगो अथी लगल रहता था, चौक लगल रहता, बिना चौक को नहीं जलता था। तो वो ट्यूब को फोड़ोगे ना शीशा वाला, तो उसमें से अंदर से पूरा गैस निकलता है। तो गैस किस लिए भरल रहता था, इसलिए ना कि उसको मैं हाई वोल्टेज दे तो गैस जो है चेंज हो जाए प्लाज्मा में, वो चमकने लगे। तो उसके अंदर की जो अवस्था बनता था ना, वो अवस्था प्लाज्मा होता था। तो अवस्था आपका क्या था, प्लाज्मा होता था। तो ये आपको प्लाज्मा होती है। समझ में आ रही बात कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा ऐसा नहीं कि एक सूर्य पर ही बन सकता है, प्लाज्मा आपको पृथ्वी पर भी बन सकता है, बशर्ते कि उसके लॉ नियम को क्या करना चाहिए, जो लॉ है मतलब नियम जो है उसका, मतलब जो कंडीशन है उस कंडीशन को उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये आपका प्लाज्मा होता है। समझ में आ रही बात, प्लाज्मा क्या है, वो आपका प्लाज्मा होता है। और हम लोग को अब जो पढ़ना है, जो मेन हम लोग का टॉपिक है वो है ठोस। ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं प्लाज्मा को, और हम लोग अब पढ़ेंगे ठोस। इसको क्या उतारना है, ये तो ऐसे ही हटाइए ना इसको, प्लाज्मा उधर है ना, ठीक है। और ज़्यादा होवे करेगा तो जाकर मोबाइल है ये, स्क्रीनशॉट मारिए आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ठोस। जो हम लोग को चैप्टर है पढ़ना है ठोस, वो आपको शुरू, ठीक है। आंकिक और 1 नंबर का सवाल से अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन चैप्टर ये है आपका ठोस। 1 नंबर का सवाल इससे बहुत पूछता है, आंकिक इससे पूछता है, बहुत आसान चैप्टर। अगर केमिस्ट्री का देखा जाए तो जो सबसे आसान चैप्टर अगर मान करके चलो तो ठोस अवस्था ही है, ठीक है। ये अवस्थाएं, ठोस जो अवस्था होती है बहुत ही आसान होता है। अब हम लोग समझते हैं कि ठोस कहते किसको है।
तो ठोस का जो बच्चों वाली परिभाषा है वो अच्छी तरह से आपको पता है कि इसमें निश्चित यानी कि फिक्स्ड, निश्चित माने फिक्स्ड, निश्चित आयतन और आपका निश्चित आकार, निश्चित आकार, आकार माने ज्यामिति, आकार माने ज्यामिति, यानी कि वो एक निश्चित शेप में रहेगा। आप कहीं भी इसको रख दीजिए, एक घटने बढ़ने वाला नहीं है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अब बताइए कि ये मार्कर को अगर हम 6 महीना बाद भी आपको दिखाएं तो ये बदल जाएगा क्या? ऐसा थोड़ा है कि इतना बड़ा मार्कर है तो इसको यहाँ से अपने अपने रख ले ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका आकार आपका क्या है? निश्चित आकार है। तो ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, और आयतन भी आपका क्या होता है? निश्चित होता है, जो बचपने से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसमें जो हम लोग जानेंगे वो आपका है कि ठोस का अंतराणविक बल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठोस क्या होता है? बहुत ज़्यादा अंतराणविक बल होता है। मानो कि अंतराणविक बल, अंतराणविक बल अधिक होता है। ठीक है। दूसरा कि जिसका अंतराणविक बल अधिक होगा उसका अंतराणविक दूरी कम होती है। तो यहाँ पास इसका अंतराणविक दूरी कम। अंतराणविक दूरी समझ में आ रहा है ना किसको कहेंगे? अंतराणविक बल किसको कहेंगे? अच्छी तरह से पता है। अंतराणविक बल मतलब कि उन दो कणों के बीच में लगने वाला बल, और अंतराणविक दूरी तो उन दो कणों के बीच की दूरी। जैसे यहाँ पास अभी हम बताए थे कि यहाँ पास एक कण है और एक कण यहाँ पास है, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग अंतराणविक दूरी बोलेंगे। और इस दोनों पर लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स को क्या बोलेंगे? अंतराणविक बल बोलेंगे, अंतराणविक बल बोलेंगे। ठीक है। तो अंतराणविक दूरी क्या होता है? इसका कम होता है, काम का बहुत कम होता है, एकदम सटल रहेगा। दूसरी बात कि जो ठोस होता है वो आपका संपिंड होता है। ठोस जो होता है वो असंपिंड नहीं, संपिंड। देखो संपिंड असंपिंड का अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। संपिंड उसको बोला जाता है जिसको हम लोग दबा कर करके रख सके, लेकिन ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं। ठोस को दबा नहीं सकते, और नहीं दबाने के पीछे कारण होता है कि एकदम क्लोज पैकिंग होता है। जो ठोस के जो कण होता है वो क्लोज पैकिंग होता है, पूरी बेहतरीन ढंग से वो पैक होता है। जैसे इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है? आपका असंपिंड होता है, असंपिंड, असंपिंड। दूसरा बात है कि ये रिजिड होता है, दृढ़ होता है। दृढ़ माने हार्ड, रिजिड। ठीक है, ये दृढ़ होता है। ठीक है, यानी कि असंपिंड, असंपिंड माने हम लोग इसको जाप नहीं सकते हैं, चाप नहीं सकते हैं। असंपिंड उसी को बोला जाता है जिसको हम लोग जाप नहीं सकते हैं। जैसे याद करो कि यहाँ पास लोहा अगर है, एक लोहा, तो उस लोहा को हम लोग दाब सकते हैं क्या? नहीं दाब सकते हैं, नहीं दबेगा। और नहीं दबेगा तो फिर उसको हम लोग असंपिंड बोलते हैं। लेकिन याद करो तो गैस को हम लोग दाब सकते हैं। कैसे दाब सकते हैं? तो याद करो कि इतना बड़ा अगर बैलून है तो इसको पकड़ करके अच्छी तरह से आप दाब सकते हो, दब जाएगा। लेकिन क्या लोहा दब जाएगा? इसे पकड़ के दाओ तो उतना तो दूर की बात है, मारकर आपको से दब जाएगा? नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। खोपड़ी इलास्टिक होता है, वो इलास्टिक होता है। अभी इसमें हम लोग जाएंगे ना आगे, तो ठोस में भी ठोस की दो अवस्थाएं होती है, अभी हम पढ़ाने वाले हैं। वो एक का आपका होता है क्रिस्टल, एक होता है अक्रिस्टल। तो जो अक्रिस्टल होता है ना उसको आप बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो बहुत, उसको हम लोग खड़ा कर सकते हैं, वास्तविक होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये आपका क्या होता है? असंपिंड होता है, मतलब कि इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। और जिसको दबा नहीं सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंपिंड बोलते हैं, उसे असंपिंड बोलेंगे।
ठीक है। और इसका एक चीज और कि जो ठोस होता है वो आपको त्रिविमीय होता है। त्रिविमीय यानी कि 3D होगा, और 3D उसको कहते हैं, जो मैथ में पढ़ाए थे हम अच्छी तरह से, 3 डायमेंशनल, और 3D उसको कहते हैं, बताइए तो किसको कहते हैं? तो 3D उसको कहते हैं ना कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। त्रिविम उसको कहते हैं, यानी कि याद रखोगे कि जो ठोस होता है वो आपको त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय। और त्रिविमीय हम लोग उसको कहते हैं जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ये तीनों चीज जिसमें हो उसको हम लोग 3D बोलते हैं। अब बताइए तो कि अगर हम गैस है तो गैस की लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं। पानी है, पानी की हम लोग गहराई माप सकते हैं, किसी चीज में तो गहराई माप सकते हैं, लेकिन वो पानी फिर से हट जाए, अरे सीधी सी बात है ना कि हम लोग उसी को माप सकते हैं जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आकार निश्चित हो। अब पानी का आकार निश्चित है ही नहीं तो उसको हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। लो देखें, हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते, और जब मेजर नहीं कर सकते हैं तो वो आपको 3D नहीं हो सकता है। तो जो ठोस पदार्थ होता है उसमें लंबाई भी होगी आपकी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। जैसे इसमें देखिए ना, नहीं है का? बताओ तो कि अगर हम इसको अगर बताएं तो यहाँ से यहाँ अगर हम ऊंचाई मान लेते हैं तो ये वाला आपका चौड़ाई हो जाएगा, और इधरे से अगर मान लोगे तो ऊंचाई भी हो जाएगा, क्योंकि गोलाई है, गोलाई। अगर इसको अलावा हम एक ऐसा फिगर बना दूं इस तरह से, बताइए कि इसको अगर ये वाला हिस्सा H है, ये वाला हमारा L है, तो क्या ये वाला यहाँ से यहाँ जो हिस्सा है वो B के काम करेगा? तो इसमें तीनों है कि नहीं है? और जब तीनों है तो ऐसे क्रिस्टल, ऐसे ठोस को हम लोग बोलते हैं, ऐसे फिगर को बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। और त्रिविमीय हमेशा क्या होता है? आपका ठोस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ठोस। अगर अगला पॉइंट देखें तो जो ठोस होते हैं, ठोस के अंदर की जो कण होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ठोस के कण अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाते हैं, बशर्ते कि वो अपने ही स्थान के आगे पीछे दोलन करता है। मतलब कि ठोस का कण, ठोस का कण अपने ही स्थान के आगे पीछे, अपने ही स्थान पर दोलन करते हैं, अपने ही स्थान पर दोलन करते हैं, करते हैं। समझिए ठीक से, दोलन करने का अर्थ क्या है कि ये तो अच्छी तरह से आपको पता है कि ठोस एक तरह का पदार्थ है, और पदार्थ कणों से मिलकर करके बना हुआ है। क्या नहीं पता है? और जब कण से मिलकर करके बना हुआ है तो इसका जो कण होगा ना, कण, एक कण मान के हम चलते हैं, तो एक कण अपने ही स्थान के आगे पीछे, आगे पीछे क्या करेगा? दोलन करेगा, हिलेगा, डोलेगा। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि इस कान को उठा करके हम यहाँ ले आएं और यहाँ पास वाला कान को उठा करके यहाँ कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। ठोस में ऐसा नहीं होता है, बल्कि अपने ही कान, अपने ही स्थान के आगे पीछे क्या करता है? घूमित फिरित रहेगा। ये अपनी स्थान छोड़ करके नहीं जाता है। उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है कि ठोस का कण अपने ही स्थान पर दोलन करते हैं, आगे पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अब हम लोग सीखते हैं कि ये चर्चा होगी किस पे? ठोस पे, कि हम लोग ठोस कहेंगे कि इसको, तो ठोस की इतना सारा गुण होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होता है कि ठोस का निश्चित गलनांक होता है। ठोस की अगर बात करोगे तो ठोस का निश्चित गलनांक होता है, निश्चित गलनांक, गलनांक। निश्चित गलनांक मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक किसी भी ताप पर क्या हो जाएगा? पिघले लगेगा। मतलब इसमें होता भी है, जैसे इसमें अगर और हम पढ़ाएंगे ना आगे इसका अवस्था, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, तो जो ठोस होगा ना, तो ठोस में जो क्रिस्टलीय होगा उसका निश्चित होता है, जो अक्रिस्टलीय होता है उसको
निश्चित नहीं होता है, तो हम लोग को ये बात कहना कोई सटीक नहीं होगा, लेकिन ये मान करके चलते हैं हम लोग कि इसका जो गलनांक होता है ठोस का वो आपको फिक्स मान लिया जाता है। गलनांक इसका क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित से अच्छा है उच्च लिख देते हैं हम, निश्चित लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि निश्चित में आगे चल के फिर फॉलो नहीं करेगा नियम को, क्योंकि हम लोग अभी क्रिस्टलीय ठोस नहीं पढ़े हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, उच्च गलनांक। उच्च गलनांक, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इसको हिट दिए और गल जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसको बताओ तो, इसको माचिस के एक तिल्ली से हम इसको नहीं जला सकते हैं, क्योंकि जितना देरी इसको उस मतलब इसके ज्वलन ताप तक टेम्परेचर पहुंचेगा उतना देरी में आपका माचिस का तिल्ली बुझ जाएगा। लेकिन बताइए कि उसी चीज़ को अगर हम एक मोम को पिघलाएं, मोम समझ में आ रहा है, वो पिघल जाएगा और पिघल जाएगा, या उससे ज़्यादा बेहतरीन है आप किसी गुब्बारे को उतना देरी में कीजिए ना, उड़ जाएगा ऊपर। तो वहाँ पर देखोगे तो इसका उच्च गलनांक होता है, मतलब इसको गलने के लिए हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। इसको गलाने के लिए हमको टेम्परेचर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उच्च गलनांक होता है। तो ये सारे के सारे ठोस का गुण होता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ठोसों का वर्गीकरण, कि हम लोग ठोस को बांट कैसे सकते हैं, या ठोस होते कितने तरह के हैं, और वो भी ठोस का वर्गीकरण का आधार चुनेंगे हम लोग कि वो किस आधार पे हम लोग उसको बांट रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले इसको राइट कीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं।